तो हम पढ़ रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड। टोरॉइड बेसिकली क्या है, कल हमने सॉलिड देखा था। सॉलिड के दो एंड्स फ्री होते हैं, अगर हम दोनों एंड्स को जोड़ेंगे इकट्ठे सर्कल में तो बन जाता है टोरॉइड। कैसे, ये मान लो ये हमारे पास एक, पहले इसको बनाने के लिए एक सर्कुलर अटैचमेंट बनाएंगे, फ्रेम बनाएंगे जैसे। ओके, दैट इज परफेक्शन। ओके, अब हमने क्या कर लिया है, हमने एक टोरॉइड लिया है। टोरॉइड बेसिकली होगा कैसा, एक सोलेनॉइड के दो एंड्स को हमने पकड़ लिया है और उनको जोड़ दिया है एक दूसरे के साथ। एंड ऑब्वियसली जो है, जो सॉलिड है उसको हमने, स्प्रिंग को हमने दो एंड से जोड़ दिया सर्कल के फॉर्म में, तो बन जाता है टोरॉइड। मान लो इस टोरॉइड के जो यहाँ करंट इसमें जा रहा है कितना, I, और इसका जो रेडियस है वो मान लो कितना है, R। ओके, तो टोरॉइड जो है सर्कुलर सोलेनॉइड। ओके, टोरॉइड आप ऐसे याद रख सकते हो, ये है नो एंड सोलेनॉइड, नो एंड सोलेनॉइड। ओके, जैसे कल अगर आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड जो हमने देखा था कि ये हमने फाइंड कर लिया था इनसाइड दिस सोलेनॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। आउटसाइड हमने देखा था जस्ट आउटसाइड 0 होता है। इसको कंपेयर करेंगे मैग्नेट के साथ आगे। फिलहाल आप ऐसे याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। फॉर ए सोलेनॉइड इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऐसे। अब ऐसे ही होगा इस केस में, इसमें भी इट्स कन्फाइंड विद इन दिस सर्कल। ओके, इनसाइड द टोरॉइड। तो मान लो हमारे पास क्या, I जो है ये है करंट, करंट इन ईच टर्न। ओके, N मान लो ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। R जो है ये मान लो रेडियस ऑफ द टोरॉइड। टोरॉइड का रेडियस कितना है, R। तो हमारे पास क्या है, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, यूजिंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ओके, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट। करंट जो है उसको हम डिनोट करेंगे किससे, टोटल करंट से, कैपिटल I वर्ड। ये जो I है ये है टोटल करंट। ओके, टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। लूप कौन सा है यहाँ पे, ये जो मैंने सर्कुलर डैश कंसिडर कर लिया है, इस लूप के अंदर कितना करंट है, I। ओके, अब आप देखोगे कल हमने देखा था कि ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्ट्रेट होता है, तो इसको बेंड करोगे तो वो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर्कल के फॉर्म में। तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये लूप जा रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक ऑफ द लूप, एट एनी पॉइंट ऑफ द लूप, लूप के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द लूप, टेंजेंशियल टू द लूप। मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, ये लूप के टेंजेंट जा रहा है। कैसे जा रहा है टेंजेंट, हिला देगा इसको, स्ट्रेट कर लो तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सॉलिड। अब अगर आपने एक्सिस ही इसको सर्कुलर बना ली तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर एक्सिस के अलावा रिवॉल्व करेगा, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। या और यू कैन से दैट दिस magnetic field goes tangent to the circular loop. Okay, so if it is tangential, what will be the angle between, therefore angle between B and DL जो है वो कितना होगा, 0 डिग्री। ये DL हमने यहाँ पे छोटी सी लेंथ कंसीडर करी है और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कैसा आएगा, इधर डालेंगे ये वैल्यू तो हमारे पास इंटीग्रल बन जाएगा। Sorry, it's closed integral. It is B into dl into cos of 0 equals mu naught into, अब ये I जो है ये किसके बराबर, टोटल नंबर ऑफ, टोटल करंट जो है ये है
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट आई। एक टर्न में करंट आई जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे, लेट्स से जो भी वैल्यू आएगा इनटू आई, दैट विल बी टोटल करंट। बी को निकालो बाहर, इट्स फिक्स्ड फॉर एनी वैल्यू इनटू डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर है, n, that is number of turns per unit length, multiplied by what is the length of this loop, that is equal to 2 pi r। इस लूप में कितने नंबर ऑफ टर्न जा रहे हैं, पर यूनिट लेंथ जा रहे हैं एक टर्न, टोटल लेंथ है 10 मीटर, 10 into 1 that is 10 टर्न्स के ऊपर जा रहे हैं टोटल, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय छोटा i। ओके, तो ये बन जाएगा b into व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, छोटे से इस लेंथ को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल लेंथ बन जाएगी, दैट इज अगेन सर्कमफरेंस into 2 pi r equals mu naught into n into I into 2 pi r के बराबर, this and this goes, so magnetic field will be equal to किसके बराबर, mu naught n into I, that is the magnetic field due to solenoid के इलेक्ट्रोलाइट की वजह से magnetic field का वैल्यू कितना आ जाएगा, that is mu naught into n into I। okay, and remember one thing, there is one disadvantage of this, drawback of this Ampere's circuit law, that is कि सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज ये इजी रहता है। अगर एसिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ये इंटीग्रल्स कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, जिनको सॉल्व करना जो है इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उन केसेस में जो है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। रिमेंबर, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ इज नॉट applicable if the distribution of current is asymmetric, अगर करंट की डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, तो उस केस में एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ एप्लीकेबल नहीं होती है। देन व्हाट वी विल डू, उस टाइम पे हम यूज करते हैं क्या, बायोट-सावर्त लॉ, क्योंकि बायोट-सावर्त लॉ किसी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। ओके, दैट इज एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, और इसके एप्लीकेशन जो है ये खत्म है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या, मोशन ऑफ अ चार्ज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। उससे पहले आप एक चीज याद रख लीजिएगा कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो सिंबल्स, क्रॉस एंड डॉट, ओके, क्रॉस जहां पे सिंबल होगी इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जो है इज परपेंडिकुलर टू द पेपर, जिस पेपर पे बना होगा, एंड इनवर्स है मगर परपेंडिकुलर है, मगर अंदर की तरफ जा रहा है परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है परपेंडिकुलर। और डॉट का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू पेपर बट आउटवर्ड्स, एंड आउटवर्ड्स होता है। दैट इज द सिंबल दैट इज यूज्ड टू डिनोट द मैग्नेटिक फील्ड। अब बार-बार कौन बनाएगा इधर लाइंस एंड ऑल दैट, तो हम सिंपली परपेंडिकुलर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं क्रॉस एंड डॉट्स। क्रॉस मींस इनवर्स परपेंडिकुलर एंड डॉट मींस आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर। ऑलराइट, तो ये हमारे पास सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे क्या, मोशन ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपने लॉरेंस फोर्स देखा था, लॉरेंस फोर्स में हमने बोला अगर एक चार्ज है आपके पास Q, वो मूव कर रही है तो वेलोसिटी v इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड B, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना लगता है, Q into V क्रॉस D। ओके, अब अगर आपने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, इस मैग्नेटिक ये जो फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहा है, चार्ज के ऊपर लग रहा है, इसकी जो है डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे। ओके, मान लो एक सिंपल तरीका है, आप ऐसे समझ सकते हो। सपोज कर लो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है इनवर्ड्स, कहां जा रहा है, इनवर्ड्स। ओके, फ्लेमिंग्स हैंड रूल बाद में देखेंगे। इसमें चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज फैला लेंगे, पॉजिटिव चार्ज जा रही है इस डायरेक्शन में। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक है।
अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ, चार्ज जा रही है आगे की तरफ, आपने बताना है फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे। देखो जैसे ही आपने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं यूज, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ऑलराइट, तो वो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है हमें कि अगर आपके पास क्या होगा, एक चार्ज होगी, एक उसकी कुछ मोशन होगी, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे उस मैग्नेटिक फील्ड में वो मोशन कैसे करेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम देते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मान लो आपने क्या करना है, ये तीन फिंगर्स, योर थंब, योर मिडिल, दिस इंडेक्स फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर, इनको रखना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये आपको देती है डायरेक्शन, इसको रखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स, जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उधर डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में रखो। ये जो दिस फिंगर है मिडिल फिंगर, इसको रखो इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज के डायरेक्शन में। तो थंब जिधर पॉइंट करेगा वो देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ट्राई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज आगे की तरफ जा रही है तो मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज। तो थंब कहां पॉइंट करते हैं, जब आप इनको 90 पे रखोगे तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, फिर इसके लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज ये अपवर्ड्स आएगा। अगर ये अपवर्ड्स आ गया तो मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, फिर हम देखते हैं आगे क्या होगा। तो मान लो अब ये पहुंच गई यहां पे। ओके, अब यहां पे देखते हैं फोर्स कैसा लग रहा है इसके ऊपर। अगेन लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, मोशन ऑफ चार्ज अपवर्ड्स, तो थंब आ रहा है इस डायरेक्शन में। यहां पे लग रहा था इसके ऊपर फोर्स इधर, यहां पे लग रहा है फोर्स इसके ऊपर इधर। अगर आप यहां पे रखोगे इसको तो देखते हैं ये चार्ज कैसे, इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा। अगेन फील्ड इनवर्ड्स, चार्ज इज इन दिस डायरेक्शन, तो थंब पॉइंट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स। अब ये चार्ज यहां पहुंच गई, यहां पे देखते हैं फोर्स कैसे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, चार्ज की मोशन डाउनवर्ड्स, तो फोर्स लग रहा है इनवर्ड्स, अगेन इनवर्ड्स। अगर आप एक चीज अंडरस्टैंड करोगे कि ये ऑब्जेक्ट जैसे ये चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाती है विद सम वेलोसिटी, ओके, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सर्कुलर मोशन में चलना स्टार्ट कर देती है। ओके, किसी पॉइंट पे तो मैंने चार डायरेक्शन दिया, अगर मैं इस एंगल पे रखूंगा तो क्या होगा, देखो जरा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे, तो ये अंदर की तरफ लग रहा है, अगेन अंदर की तरफ, किसी भी पॉइंट पे देखो ये अंदर की तरफ लग रहा है। अगर डिफरेंट एंगल की बात करेंगे फिर अलग बात है, तब क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे हेलिकल मोशन में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मोशन में जा रहा है तो तब क्या होगा, तो हम देखेंगे इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर है आपस में, इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट एंटर्स या चार्ज एंटर्स, if charge enters the magnetic field perpendicular to it, magnetic field perpendicular to it, अगर perpendicular to it, तब क्या होगा, तब क्या होगा, पहले फोर्स की बात करेंगे तो ये फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 90 है तो ये फोर्स बनेगा किसके बराबर, QVB। तो इन दैट केस क्या होगा, तो इन दिस केस यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द ऑब्जेक्ट जो है ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट या द चार्ज विल मूव इन, चार्ज विल मूव along a circular path, along a circular path, सिंपल। ओके, कैसे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक अच्छी सी डायग्राम बनाएंगे हम। जब आपको पता चल गया किसी भी केस में जब ये आगे जा रहा है तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इधर अंदर 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 अगर आप तो उसको घुमाओगे ऐसे तो ये सर्कल में घूम रहा है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि ये जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब ये क्रॉसेस इक्वली स्पेस्ड होंगे तो मतलब ये समझ लेना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है
वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हमने अभी तक बात ही नहीं करी। सो वी विल एज्यूम कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, एज्यूम क्या करना है, ये सिंबल ही ऐसी है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इन क्लासेस की, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर देखो अभी इस पे समझ आएगा आपको कि अगर यहाँ पे जा रहा है आगे चार्ज, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड अंदर, मोशन आगे, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। यहाँ पहुंच जाएगी चार्ज, तो फील्ड अंदर, चार्ज ऊपर, तो फोर्स अंदर की तरफ। किसी भी पॉइंट पे देखोगे रेडियली इनवर्स लग रहा है, तो सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो इसका रेडियस जो है वो कितना है, आर। ओके, तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेट से हमारे पास क्या है, लेट आर जो है ये होगा रेडियस ऑफ द पाथ, जो क्या है ऑब्वियसली सर्क्यूलर है। ओके, ठीक है कि नहीं। क्यू तो हमने चार्ज अज्यूम कर ली है, वी जो है वेलोसिटी है इसकी, बी जो है इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और एम मान लो ये मास ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, मैटर के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कितना होगा, तो सेंट्रीपिटल, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहां से रहा है, बिकॉज ऑफ दिस लोरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। ऑलराइट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कितना होगा, F इक्वल टू, उसका फॉर्मूला आपको पता है, mv² अपॉन r, यही होगा। तो दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज m इक्वल टू q इंटू b। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, देयरफॉर QVB जो है दैट्स इक्वल टू mv² अपॉन v, एंड v गोज, v गेट द रेडियस ऑफ द ट्रैक विल बी किसके बराबर, mv अपॉन q इंटू b के बराबर। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। पहला केस दैट इज क्या करेगा, ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो जिस रास्ते वो जाएगा उस रास्ते का रेडियस जो है वो कितना होगा, दैट विल बी किसके बराबर, mv अपॉन q इंटू b के बराबर। ओके, अगर ये एंगल पे जा रहा है तो तब क्या होगा, बाद में देखेंगे। ये आ गया रेडियस, फिलहाल इसी के एक दो केसेस देखेंगे। इसके बाद क्या होगा कि रेडियस आ गया इतना, ऑलराइट। सो यहां पे लिखेंगे हम इसको अच्छे से, इट्स mv अपॉन q इंटू, तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द चार्ज ये फिक्स होगा, चार्ज भी फिक्स होगी, वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड, मैग्नेटिक फील्ड पे इनवर्सली डिपेंड। अगर आपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा रखी तो ये बहुत बड़ा सर्कल बनाएगा, अगर आपने छोटा रख दिया इसके ऊपर, क्योंकि अगर ये ज्यादा फास्ट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को इसको टाइम लगेगा इसका ट्रैक चेंज करने में, तब तक ये आगे निकल जाएगा तो रेडियस बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर स्लो चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसको जल्दी से घुमाएगा, तो ये छोटा रेडियस बनाएगा, छोटा सर्कल बनाएगा। सेकंड, अगर आप चार्ज बहुत ज्यादा रखोगे उसका रेडियस कम होगा, कम चार्ज रखोगे तो उसका रेडियस जो है ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि कम चार्ज जो है उसका वैल्यू ऑफ चार्ज कम होगा तो फोर्स जो है वो कम लगेगा, तो वो ज्यादा निकल जाएगा आगे, रेडियस बढ़ जाएगा। अलग अलग केस सब ऐसे ही देख सकते हैं, दैट इज रेडियस। ओके, अब अगर आप देखोगे कि इसको टाइम पीरियड कितना लग रहा है, तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, सिंपल लिखेंगे टाइम पीरियड। ओके, जरूरी नहीं कि पूरा एक चक्कर कंप्लीट करे, इन केस करेगा तो टाइम पीरियड आपको डेफिनेशन पता है, टाइम जो है ये होता है किसके बराबर, इससे निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के बराबर। ओके, तो हमें पता है कि अगर ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस जो है वो कितनी निकालेगा, ये कवर करेगा, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू आर। ओके, आर का वैल्यू डालो ऊपर से, दैट इज 2 पाई एम वी अपॉन क्यू इंटू बी, दैट इज डिस्टेंस। वेलोसिटी जो है वो हमने ली है चार्ज की ऑलरेडी, वो कितनी है, v, तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, दैट इज डिस्टेंस 2 पाई एम वी अपॉन क्यू इंटू बी, डिवाइड करेंगे वेलोसिटी v से, ये और ये कैंसिल, टाइम पीरियड बन गया 2 पाई
m upon q into, so that will be the time taken to complete one complete revolution by the charge. Okay, अब ये टाइम पीरियड आ गया. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज? आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो क्या करोगे? इनवर्स रिलेशनशिप यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. तो अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज कि किस फ्रीक्वेंसी ये सर्कल कर रही है कंप्लीट, तो उसके लिए आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो ये आएगा QB अपॉन 2 into pi into m. ऑलराइट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. इनके असाइनमेंट सेम होंगे, रेडियस तो रेडियस है, मीटर होगा, टाइम पीरियड का सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का जो है हर्ट्ज होगा या पर सेकंड होगा. सो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन व्हिच दिस चार्ज विल रिवॉल्व इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. Second, how much time it will take to complete one cycle complete, and what will be its frequency, how many cycles it will complete per second if it is allowed freely to move inside a perpendicular magnetic field, provided this is the case for magnetic field. यहाँ पे remember हमने यहाँ से start किया था, magnetic field is perpendicular to velocity या velocity is perpendicular to magnetic field. अगर ये different angle पे होगा तब क्या होगा वो हम next lecture में देखेंगे, उसको helical motion बन जाती है. ओके